ड्रामा लिखती, क्या अपने साथी एक्टर्स के साथ वो उन ड्रामास को परफॉर्म करती, क्या सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर अपने भाई शेक्सपियर की तरह होती? तो नहीं। मॉडर्न राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने ऐसा इमेजिन करने की कोशिश की कि शेक्सपियर की एक सिस्टर हो जिसका नाम हो जूडिथ शेक्सपियर। उन्होंने एक ऐसे लिखा है, अ रूम ऑफ वन सॉन, उसके अंदर इमेजिन किया है कि शेक्सपियर की अगर कोई बहन होती जूडिथ शेक्सपियर नाम की, ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल होती कि वो शेक्सपियर की तरह ही उस लेवल पर पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। न जाने कैसे कैसे टाइम निकाल कर वो पेन घिस घिस कर अपना कुछ लिखती, फिर भी उस पर प्रेशर होता कि घर वाले शादी करवा देंगे, इससे बेहतर तो भाग जाना बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई शेक्सपियर को फेम, पैसा, सब कुछ मिलता रहता और वो गुमनामी में अपनी ज़िंदगी जीती। ऐसा ही कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट किया था वर्जीनिया वुल्फ ने, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि एक जीनियस पर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है तो क्या होता है। रूम ऑफ वन साउंड को लिखने से पहले वर्जीनिया वुल्फ ने कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल और एजुकेशनल सब टाइप की हिस्ट्रीज़ को खूब खंगाला और पता चला कि इस पेट्रियार्कल सिस्टम में किस तरह से औरतों को रोका गया, दबाया गया, जिससे वो अपना क्रिएटिव पोटेंशियल समझ नहीं सकी। उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया, जूडिथ शेक्सपियर। वो अगर होती तो कुछ ग्रेट प्रोड्यूस कर सकती थी जूडिथ शेक्सपियर, शेक्सपियर की बहन। कुछ राइटर्स ऐसी भी थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई, एफ्रा बेन, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, ऐसी वुमेन राइटर्स। भले ही इन्होंने औरतों के नज़रिए से लिखा, लेकिन पहले सब कुछ आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता था, सब कुछ आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता था। वर्जीनिया वुल्फ की खास बात ये थी कि वो सब कुछ नोटिस करती थी, सब चीज़ें ऑब्जर्व करती थी, छोटी से छोटी एवरीथिंग, सब कुछ। तो एक जीनियस पर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं तो क्या होता है, टाइम को रिवाइंड करके देखने की कोशिश करती हैं, छुपी हुई हिस्ट्रीज को देखती हैं वर्जीनिया वुल्फ। यहाँ पर कहने का मतलब उन्होंने औरतों की बात की है, विमेन। हमारे चारों तरफ देख लो, जब हम देखते हैं तो विमेन का कितना बड़ा रोल है। विमेन इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी हैं। मानो या ना मानो, हमने जाने अनजाने बहुत सारे ग्रेट नोवेलिस्ट्स को खो दिया, बहुत सारे पोइट्स को दबा दिया गया, बहुत सारे ग्रेट राइटर्स जैसे कि जेन ऑस्टिन। इनके भी वर्क सामने नहीं आते, इन्होंने या किसी ने हिम्मत ना दिखाई होती। तो इसी बात को ये ऐसे रूम ऑफ वन साउंड बताता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट इनइक्वालिटी की वजह से खो दिए गए। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एसेज और फिक्शंस में इंसान का ये जो स्लिपरी नेचर होता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर स्लिप करके चले जाना, उसको वर्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। इनके डिज़ाइन किए हुए कैरेक्टर्स अपनी एक अलग दुनिया में चलते थे। हालांकि वो बाहर की दुनिया में मौजूद होते थे, कनेक्टेड रहते थे, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया में चलते थे। जैसे कि मिसेस डैलोवे, रैमसे फैमिली। इस चीज़ को समझने के लिए आपको वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ समझनी पड़ेगी। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 1882 में एक बहुत बड़ी पैसे वाली फैमिली में। अब पैसे वाली फैमिली होने की वजह से ये लिटरेचर पढ़ सकती थी, लेकिन 1895 में इनकी माँ की डेथ हो गई, इनकी बहन की डेथ हो गई, इनके फादर की डेथ हो गई, इनके भाई की डेथ हो गई। सिर्फ 10 सालों के अंदर इन्होंने अपने 4 फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। तो इस टाइम पीरियड के अंदर इनके दिमाग में इन लॉसेस की वजह से क्या चल रहा होगा इनकी लाइफ में, इस वक्त इनके दिमाग की कंडीशन क्या होगी, ये आप सोच सकते हो। जब ये यंग थी तो इन्होंने अपना एक घर खरीदा, जवानी थी, अपने भाई बहनों के साथ में लंदन के ब्लूम्सबरी में इन्होंने घर खरीदा। और इसी के साथ ये कुछ क्रिएटिव लोगों के कांटेक्ट में आए, जैसे कि E.M. फ्रॉस्टर, रॉजर फ्लाई, लियोनार्ड वुल्फ, जिससे इन्होंने शादी की थी। इन सब लोगों का ग्रुप कहलाता ब्लूम्सबरी ग्रुप। आपने नाम सुना होगा, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये ब्लूम्सबरी ग्रुप और इसके मेंबर्स सारे के सारे मॉडर्न पीरियड के अंदर बहुत फेमस थे। मॉडर्निज्म तो हम सब जानते हैं क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें यह बताया गया कि अब तक विक्टोरियंस ने जो रियलिटी हमको दिखाई, जो रिप्रेजेंट की गई, रियलिटी उससे बहुत आगे है। इस मॉडर्न राइटिंग के की फीचर्स हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। इन सब टेक्निक्स से रियलिटी को दिखाने की कोशिश की। ये सब चीज़ें आपको एजरा पाउंड, जेम्स जॉयस और खुद वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स के वर्क्स में देखने को मिल जाती है। जब इन्होंने जेम्स जॉयस का वर्क यूलिसिस पढ़ा था, उस वक्त इन्होंने भी अपना वर्क मिसेस डैलोवे लिखना शुरू कर दिया। यूलिसिस में एक आदमी है जिसके पूरे दिन की कहानी है, और वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है मिसेस डैलोवे, उसमें भी एक पूरे दिन की कहानी है एक लेडी की। ये नोवेल एक गहरी डाइव लगाती है कैरेक्टर के दर्दनाक पास्ट के अंदर। वर्जीनिया वुल्फ अपनी राइटिंग्स में इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ करती थी।
इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब होता है खुद से ही बातें करना, बजाय कि अपने कैरेक्टर की बाहरी एग्जिस्टेंस को दिखाने के। इनकी नोवेल्स के अंदर एक्शंस नहीं, इंटीरियर मोनोलॉग और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह चलते थे। जैसे इनकी एक नोवेल है टू द लाइट हाउस, उसमें नेकलेस का खो जाना, डिनर पार्टी, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह यूज़ किए गए हैं रैमसी फैमिली के लिए। वर्जीनिया वुल्फ ने उसे लिखने के लिए अपनी फैमिली से इंस्पिरेशन ली थी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखी होगी कि उस नोवेल के अंदर टू द लाइट हाउस में टाइम कैसे स्पीड से गुजरता है। 10 साल सिर्फ 20 पेजेस में गुजर गए। इस बीच रैमसे फैमिली का जो हाउस था, बीच हाउस, वहाँ पर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। उस घर को वीरान सुनसान छोड़ दिया गया था, जैसे एक बीच पर किसी शेल को फेंक दिया जाता है जिसमें रेत और खारा पानी चले जाते हैं, वैसे ही वो घर के अंदर से जान खत्म हो गई थी। ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट करती थी कि एक आदमी अगर 6 पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा तो कैसे बोलेगा, जैसे इन्होंने द वेव्स नाम की एक नोवेल के अंदर किया है। जबकि इसका ठीक उल्टा ऑरलैंडो, उनकी बुक ऑरलैंडो में एक सिंगल कैरेक्टर होता है ऑरलैंडो, जिसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। वो कहानी में मेन कैरेक्टर होता है जो एक पॉइट होता है, जो कि 300 साल तक जिंदा रहता है, कभी मेल बन जाता है कभी फीमेल बन जाता है। तो ये वर्क ऑरलैंडो बहुत ज़्यादा दिमाग को घुमाने वाला है। ये की टेक्स्ट है जेंडर स्टडीज़ करने के लिए। इनका दिमाग न जाने कहाँ चलता था, क्योंकि एक दिन इन्होंने अपनी नोवेल्स के कैरेक्टर्स की तरह